पंचायत चुनाव की सिलसिला शुरू है। 3 चरणों का चुनाव संपन्न। अगर एक ही प्रत्याशी 2 बार नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करता है तो क्या उससे 2 नाजिर रसीद कटाना पड़ेगा? बहुत ही नॉलेजेबल सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल यह है। देखिए, 2 सेटों में, 2 बार नहीं कहिए, 2 सेटों में आप नामांकन कर सकते हैं। तो 2 सेट में नामांकन करना है तो नाजिर रसीद एक ही कटेगा, बाकी जितने भी कागजात हैं उसका फोटो कॉपी ही लगेगा। और इसका फ़ायदा यह होता है कि कहीं कन्फ्यूजन किसी को है कि नाम सन्नी कुमार है और सन कुमार हो गया, तो फिर दोनों नाम से एक प्रति में सन कुमार और एक प्रति में सन्नी कुमार के नाम से नॉमिनेशन डाल सकते हैं। अगर उनका सन्नी कुमार वाला पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम एक व्यक्ति हैं, हम वार्ड नंबर 3 से भी नामांकन करना चाहते हैं और 4 से भी करना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर 2 निर्वाचित क्षेत्र से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2 हो गए, जैसे एक वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4, तो दोनों के लिए नाजिर रसीद कटवाना पड़ेगा। और अलग अलग 2 बार जाकर हम नॉमिनेशन करेंगे तो अलग अलग तो रसीद कटवाना ही होगा। तो अलग अलग जब करेंगे तब 2 बार कटवाना पड़ेगा, अलग अलग बार बार। हाँ, लेकिन एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आपको 2 सेट में आप नामांकन दाखिल करते हैं। हाँ, तो तब उसमें एक ही प्रक्रिया होगी। हाँ। लेकिन आज हम सोचे कि आज जाके हम करके आए, हाँ। और उसमें लगता है कि कोई गड़बड़ेशन हो गया है, फिर से हम दूसरा जाके करेंगे। नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, करिएगा भी तो अलग से कटवाना होगा। नहीं कर ही नहीं सकते है ना, फिर कैसे कटेगा? अच्छा, तो उसमें इस तरह का है। दूसरा है पवन पासवान जी का कि प्रसाद जी हैं, कुछ कटा हुआ है। हाँ। सर, दोबारा इलेक्शन करवाने का प्रोसेस क्या है? अगर चुनावों में या वोटिंग में कोई गड़बड़ी हो तो, या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का संदेह हो तो आपसे विनती है कि इस पर हमें सलाह दें सर जी। पवन कुमार जी, बहुत बढ़िया सवाल है और इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। अलग से इस पर वीडियो बना देंगे कि अगर आप संतुष्ट नहीं है चुनाव परिणाम से, प्रत्याशी को आपको हटाना है या फिर दोबारा काउंटिंग करवाना है, तो उस काउंटिंग के लिए तो आप जानते ही हैं वहीं पर आपको करना है जहां पर काउंटिंग हो रहा है वहीं पर। और आपको संदेह है कि छेड़छाड़ है तो चुनाव आयोग के पास टोल फ्री नंबर है, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद अगर हटाना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। और वैसे भी जहां पर अगर कमी बुझाता है तो वहीं पर कंप्लेंट ठोकना चाहिए, वहीं पर करना चाहिए। और ज़्यादा अगर कुछ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप निर्वाचन आयोग के पास में टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अब सारा चुनाव अगर प्रक्रिया समाप्त हो गया है और बाद में आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है, तो सारा चीज तो भी तो जैसे उस समय प्रोसेस अलग हो जाएगा, प्रोसेस बहुत बड़ा अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। विकास कुमार कह रहे हैं कि इस वीडियो में ईवीएम है सर, क्या ईवीएम इसी तरह रखा रहेगा? लेकिन सर इस पे 5 घर बनाया गया है, 5 घर क्या है? अब बिल्कुल इसी तरह से ईवीएम रहेगा, जिस कलर का बॉक्स है और जैसे रखा हुआ है उसी तरह से ईवीएम रहेगा। इसमें बताते सबसे पहले घुसिएगा प्रवेश द्वार, 2 द्वार वहां बनाए जाएंगे, प्रवेश द्वार और निकास द्वार। जैसे प्रवेश द्वार से आप प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले वार्ड सदस्य के ईवीएम से दर्शन होगा, दूसरा मुखिया का होगा, रंग बता दीजिए, और तीसरा जो है आपको पंचायत समिति से होगा, और चौथा जो है जिला परिषद से, और चौथा जो घेराबंदी है जिसको आप घर कह रहे, पांचवा जो घर कह रहे हैं वह रहेगा पंच साहब के लिए और सरपंच साहब के लिए, जहां ईवीएम नहीं होंगे, बल्कि आप बाहर से जो 3 नंबर के जो पदाधिकारी हैं वो आपको बैलेट पेपर जो देंगे उसको लेकर वहां पर लगाकर और मोड़कर, और नीचे रखा हुआ रहेगा बैलेट बॉक्स, उसी बॉक्स में डाल देना। तो उस बॉक्स में 5वां घर बैलेट बॉक्स का, यानी कि सरपंच साहब का और पंच साहब का है। 6 पदों के लिए यहाँ चुनाव है। पहला पद देखना है वार्ड, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। रंग से लिखा हुआ भी रहेगा, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, और सरपंच साहब और पंच पर लिखे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप पढ़ के अपने दे सकते हैं। और चुनाव चिन्ह रहेंगे ईवीएम पर, और उनका नाम रहेगा, फोटो नहीं रहेगा इस बार। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विकास कुमार जी इस बात को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके होंगे तो कमेंट करके आप भाई बिल्कुल बताइएगा कि हम समझ चुके हैं। नहीं समझोगे तो फिर कहिएगा, फिर हम ठोकेंगे। अगला राज जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, सरकारी कर्मचारी अपने परिवार वालों के लिए चुनाव प्रचार करे तो उसका क्या उपाय है? कृपया कमेंट करके सुझाव दे, बहुत जरूरी है।
अगर कोई सरकारी कर्मी है और चुनाव प्रचार कर रहा है, चुनाव देखिए अगर बातचीत कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुनाव प्रचार पर्चा बैनर के साथ अगर घूम रहा है, प्रचार में जा रहा है, तो तत्काल वो नहीं करे। और इसकी शिकायत आप निर्वाचित अधिकारी से कर सकते हैं। प्रखंड निर्वाचित अधिकारी से शिकायत कीजिए और कुछ आपके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए शिकायत कर दीजिए। और फिर और रही बात सर कि अगर वो पंचायत का मतदाता है, उसी पंचायत के लिए कर रहा है और तो अपने परिवार के लिए तो वो जाकर समझा बुझा सकता है, कर सकता है। हाँ, पर्चा वगैरह लेकर, पर्चा बैनर पोस्टर के साथ में माइक लगाकर वो नहीं बोल सकता है। वह भी वहाँ का मतदाता है, वोट देने का अधिकारी है। सरकारी कर्मियों को भी इस बार दिया गया है पंचायत चुनाव में कि जिस जगह से, जिस पंचायत से, जिस प्रखंड से है, वहाँ चुनाव नहीं हो, चुनाव प्रचार नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है, चुनाव प्रचार नहीं करना है। अब वो घर में रह रहा है, उसके यहाँ है ये उसकी पत्नी ही खड़ी है, तो क्या उसका घर में पोस्टल बैनर पकड़ाएगा तो गलत? नहीं, बाहर अगर प्रचार में पत्नी के साथ अगर जाते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल है अनवर अली का, क्या लिखे हैं? ज्ञानेंद्र, वोट देने के बाद मैं मतगणना जो मशीन जाती है उस रास्ते में छेड़छाड़ कर दिया जाता है। मतलब ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि जो मशीन जाती है ईवीएम को रास्ते में छेड़छाड़ कर दी जाती है। बहुत अच्छा से सर बताएंगे, देखिए ईवीएम को कैसे पैक कर दिया अब देखिए इसके बारे में हम विशेष रूप से बता देते हैं कि रास्ते में आपको भय लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होगा, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको जैसे ही वहां पर मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के बाद में ईवीएम को सील कर दिया जाता है अंदर से, और बाहर से एकमात्र क्लोज बटन ही दिखता है। और जब वहां पर मतदान खत्म हो जाते हैं तो क्लोज बटन को क्लोज कर दिया जाता है, और क्लोज करने के बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है बंधु। अब छेड़छाड़ करने के लिए फिर से सीआरसी करना होगा, तो सीआरसी करने पर जो भी किया गया वो खत्म हो जाएगा, और जो सील किया गया है सील को भी बंधु तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छेड़छाड़ की कुछ बात नहीं। बता दे कि सील जो करता है वहां पर आपके पोलिंग एजेंट का भी साइन होता है। तो अगर मान लीजिए पोलिंग एजेंट के साइन को हटाएगा तो सीलिंग जो है फट जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर साइन कौन करेगा? इसलिए सरकारी कर्मचारी खास करके कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, क्योंकि उसको रहता है कि हम शांतिपूर्ण से इलेक्शन कराएं, नौकरी चला जाएगा, शांतिपूर्ण से इलेक्शन कराएं, शांतिपूर्ण से घर चले जाएं और हमारी नौकरी बची रहे। इसलिए ऐसी शंका मत कीजिए, क्योंकि शंका का घर जो है बड़ा खराब होता है। आप अपने मतदाताओं को विशेष रूप से अपना ढंग से समझाइए, मत गिरेगा तो निश्चित है कि आपको जीत होगी। समझ गए होंगे पूरी बात। हाँ, अनवर अली जी पूरी बात समझ गए होंगे। और फिर राजू कुमार जी का आपने सवाल ले लिया है। सर, मेरा आधार कार्ड में जन्म तिथि कुछ और है और वोटर कार्ड में कुछ और है, तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। स्कूल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में कुछ और है। इसके बारे में तो जवाब वही है, जवाब दे ही दिया है। जो भी चीज है वह वोटर लिस्ट से आपको करना है, कोई नॉमिनेशन फेल नहीं होगा, कभी नहीं। समरेश कुमार जी लिखते हैं, अभय जी जाति प्रमाण पत्र नैहर का होना चाहिए कि ससुराल के? प्लीज समरेश जी, दोस्त मैं आपको बता दूं, जाति प्रमाण पत्र न नैहर से मतलब न ससुराल से, सिर्फ पिता का नाम से होना चाहिए। आप कहीं से ही बनवाइए। अब जाहिर सी बात है पिता के नाम से, तो फिर तो वहाँ पर तो दो ऑप्शन रहते हैं सर, पिता का भी नाम लिखने के लिए, पति का भी नाम। पति का नाम नहीं लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है। और जाति प्रमाण पत्र वैसे ही सीट पर चाहिए जो आरक्षित है, आरक्षित सीट पर ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। एक बात और बता दें कि कोई जरूरी नहीं कि लेटेस्ट 6 महीना का ही चाहिए, 1 साल पुराना भी जाति प्रमाण पत्र चल रहा है। और हमने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात की है, बोले पुराना जाति प्रमाण रहने से कोई माने फर्क नहीं पड़ेगा। इधर अजित कुमार लिखते हैं, किसी भी गलती का एफिडेविट अलग से देना होगा क्या सर? देखिए, गलती का एफिडेविट, अगर आपका नाम उम्र सब अगर गलती है तो एक ही एफिडेविट में बना देंगे। हो ही रहा है, हाँ, हो रहा है। कोई अलग से देने अलग अलग से नहीं है, हर का अलग अलग नहीं। जितने भी एफिडेविट देना है सब सोच समझ के बनाएगा, उसी एफिडेविट में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है अनिकेत कुमार जी का। सर, हमको एक जानकारी चाहिए, इस बार वोटर कार्ड नया बनवाए हैं और मेरा वार्ड में नाम आ गया है, उस पर नॉमिनेशन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। आपका वार्ड में नाम आ गया है तो वोटर कार्ड नहीं भी रहेगा फिर भी आपका नॉमिनेशन होगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। पिंकू यादव जी लिखते हैं, सर हमको ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ना है, उसमें विरोधी से कैसे आगे निकलना है, इसका सुझाव दें। आप
पिंकू जी आप देख रहे थे कि आप जीत आपकी सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें एक अलग से भी बनाया हुआ है कि विरोधी अगर मजबूत हो तो कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करें। तो इस मतलब ऐसे बताना संभव नहीं हो। वीडियो में आप जाइए, आज भी वीडियो डाली जा रही है, आज भी वीडियो डाली जा रही है। तो देखिएगा, वार्ड कमिश्नर के लिए ही बनाया गया है, वार्ड सदस्य कह सकते हैं उनके लिए, लेकिन आपके लिए भी वो काम आएगा। और रही बात है कि हम विरोधियों को, तो विरोधी से आप कहला लड़िएगा बंधु। इस समय मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना है, मतदाताओं से विचार रखिए। आपके बारे में गलत अगर कुछ निकाला जा रहा है तो मतदाताओं से कहिए कि हम क्या है नहीं है, हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा अपनी बात मजबूती से रखना वही है, मजबूती से रखिए। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, मैं 10 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं, तो प्रस्तावक 11 नंबर से बना सकता हूं। धर्मेंद्र जी बिल्कुल नहीं। आप अगर आप भले 11 नंबर में चुनाव लड़ सकते हैं, 12 में लड़ सकते हैं, 13 में, 1 में, 2 में, लेकिन प्रस्तावक अब जिस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे उसी वार्ड से होना चाहिए। हुआ कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लड़ रहे हैं उसी वार्ड के वार्ड प्रस्तावक भी होना चाहिए, गवाह भी होना चाहिए।